आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर भीमा रात के वक्त खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसकी बीवी नेहा उसे जाने से रोक रही थी। नेहा, अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या ज़रूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के भौंकने की आवाज़ लगातार आ रही है। भीमा, खेतों की सिंचाई की ज़रूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं। नेहा, मेरा जाना अभी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। और कुत्ते तो रात को अक्सर भौंकते रहते हैं। नेहा, लोग कहते हैं जब भी रात के वक्त कुत्ते भौंकते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ न कुछ भयानक ज़रूर होता है और लोग पुरअसरार तरीके से लापता हो जाते हैं जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। भीमा, तुम भी ना हद करती हो नेहा, मैं इन बातों को नहीं मानता। नेहा, नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए। आप आज रात मत जाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भीमा, मुझे मत रोको नेहा, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त रमेश को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में रमेश और उसका दोस्त भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे जोरों पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचने के लिए आग जला रखी थी। वो दोनों उस मनहूस खंडर से ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ये चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर रमेश के तन बदन में डर की एक लहर दौड़ गई। रमेश डरते हुए, भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम की तरह लंबा तगड़ा जवान था, भीमा बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख सुनी है जो उस खंडर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की आवाज़ फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों बहुत परेशान हो गए। अचानक दिल में कुछ सोचकर भीमा ने अपने हाथ में लाठी ली और खंडर की ओर चल दिया। रमेश, तुम क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए इनकार कर रहा था। मैं सिर्फ तेरी वजह से यहाँ आया हूँ। भीमा, चल हट बुज़दिल कहीं का, ज़रा सोच कर देख, अगर कोई वाकई वहाँ ख़तरे में हो तो क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? भीमा के इस सवाल पर रमेश खामोश हो गया और भीमा भागता हुआ थोड़ी ही देर में उस खौफनाक जंगल में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। वो दोनों घनी धुंध में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उस औरत की चीख एक बार फिर दोनों के कानों तक पहुंची। भीमा और रमेश चीख की सिमत भागने लगे। वो दोनों कुछ ही फासले पर पहुंचे थे कि अचानक सामने से कोई बहुत तेज़ दौड़ता हुआ आया और सीधा भीमा से टकरा गया। वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। एक औरत थी जो उससे टकरा गई। खौफ से वो भीमा से लिपट गई और चीख रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। ये कहकर वो भीमा की बाहों में अपने होश खो बैठी और बेहोश हो गई। उसकी खूबसूरती देखकर भीमा भी दंग रह गया और रमेश की तरफ देखकर बोला, भीमा, जाओ जल्दी से पानी ले आओ क्योंकि इसे होश में वापस लाना है। रमेश,
होश में आओ भीमा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा गौर से देखो, मुझे इस औरत के अलावा कोई दूसरा शख्स यहाँ नज़र नहीं आता। भीमा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊँगा। रमेश, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रमेश वहाँ से पानी लेने के लिए चला जाता है। वहाँ से थोड़े फासले पर वो वीरान खंडर था जिसके करीब एक पुराना कुआं था। जैसे ही रमेश उस कुएं के करीब पहुंचा, अचानक उस खंडर से सैकड़ों घंटियों की आवाज़ें आने लगीं और कुछ ही देर में वो खंडर रोशनी से जगमगाने लगा। अचानक रमेश ने अपने कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनी। रमेश फौरन भीमा की तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो भीमा के करीब पहुंचा, सामने का मंजर देखकर वो दंग रह गया और भीमा की मुर्दा खून में लथपथ लाश देख ज़मीन पर पड़ी थी। कुछ ही देर में वो खौफनाक नज़र आने वाली सियाह चमड़े वाली औरत भीमा की लाश का गोश्त खाने लगी। ये देखकर रमेश चीख पड़ा। इससे पहले कि रमेश भागता, अचानक रमेश को काले सायों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बहुत खौफनाक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली औरत उड़ती हुई रमेश के सीने पर आ बैठी। रमेश की एक दिल दहला देने वाली चीख ने खामोशी को चीर दिया। अगले दिन भीमा और रमेश के लापता होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के एक शख्स ने सरदार से पूछा, मुखिया जी, बहुत हो गया, इस गांव में जब भी कुत्ते भौंकते हैं कोई ना कोई नहुसत ज़रूर आती है। यहाँ के रहने वालों की गुमशुदगी के वाक़यात हमारे इस्लाफ के ज़माने से होते रहे हैं और हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं। कब तक हमारे नौजवान इन खंडरात के पास पुरअसरार तरीके से लापता होते रहेंगे? मुखिया, आप क्या सोचते हैं, मैं इससे परेशान नहीं हूँ। इस खंडर को तोड़ने की 1000 बार कोशिश की गई है और जब भी वो खंडर टूटता है तो अगले ही दिन वो खंडर अपनी जगह पर दोबारा बन जाता है। शख्स, फिर इसका क्या मतलब हुआ कि हम सब इस गांव को छोड़ दें? फिर तो ये राज कभी नहीं खुलेगा। मुखिया, बहुत से तांत्रिकों और बाबाओं ने इस राज को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। मुखिया, बहुत से तांत्रिकों और बाबाओं ने इस राज को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। कुछ की तो जान भी चली गई, लेकिन इस बार मैंने एक बहुत ही माहिर तांत्रिक भैरव को बुलाया है। कहा जाता है कि वो इतना ताकतवर है कि माजी और मुस्तकबिल में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी तांत्रिक भैरव की आवाज़ गांव वालों के कानों तक पहुंची। भैरव, अलाक निरंजन। भैरव आकर सरदार के करीब खड़ा हो गया। सरदार ने बाबा को हाथ जोड़कर सारी सूरत हाल बता दी। भैरव, ये रात है, ये सही वक्त है, मेरे साथ चलो और हाँ, इस गांव में जिसके पास भी पेट्रोल है वो ले लें और सारे गांव वाले चौकन्ने हो जाएं और मेरे साथ उस खंडर में आएं। ये कहकर सारे गांव वाले बाबा के साथ खंडर में आ गए। तांत्रिक भैरव ने आंखें बंद की। जैसे ही भैरव ने आंखें बंद की, वो बहुत तेज़ हवा चलने लगी। कुछ ही देर बाद अचानक भैरव ने आंखें खोली और कहा, भैरव, अलाक निरंजन। मुखिया ने कहा, क्या आपने अपनी शक्ति से कुछ देखा है? भैरव, हाँ मुखिया जी, मैंने देखा, माजी में जाकर सब कुछ देख लिया है। तांत्रिक भैरव चीखा। भैरव कालो उसका नाम है। कई सालों से ये यहाँ के नौजवानों को मार रही है और उनकी हड्डियों के साथ गोश्त भी खा रही है। तांत्रिक की बात सुनकर गांव वालों की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। भैरव, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है।
जब ये गांव इनकलाबियों के गांव के तौर पर मशहूर था, उस वक्त एक औरत यहाँ इन खंडरात में मौजूद थी जिसका नाम कालो था। कालो बहुत खूबसूरत और ख़तरनाक औरत थी जिसके कई बरतानवी अफसरों के साथ नाजायज़ जिस्मानी ताल्लुकात थे। काले जादू में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेज़ों के कब्ज़े में लेकर कुर्बानी देती थी ताकि वो हमेशा जवान और ख़ूबसूरत नज़र आए, और कुर्बानी करने के बाद उनका कच्चा गोश्त खाती थी। जब इनकलाबियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने कालो को ज़िंदा दीवार पर चढ़ा दिया, लेकिन कालो पहले ही शैतान के साथ अपनी रूह का सौदा कर चुकी थी। मरने के बाद कालो शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। ये कहकर भैरव ने बहुत ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक उस खंडर की दीवार फट गई और उसमें से एक खौफनाक सियाह चमड़ी वाली औरत निकली। कालो, कौन है रे तू? लेकिन भैरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नज़दीक चला गया और अचानक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। भैरव, सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से जलने लगी, और फिर कालो धुएं के रूप में तब्दील होकर ज़मीन के अंदर समा गई और वो खंडर अपने आप ही नीचे गिरकर टूट गया।